हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु इंस्टीट्यूट। दिस इज शिखर खरे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर फिजिक्स में विच इज साउंड, राइट। तो अभी तक हम लोग ने अपने प्रीवियस लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर ली थी विच इज़ रिलेटेड टू अपना हम लोगों का जो पहला चैप्टर था स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वो कर लिया था विच इज़ मोशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ लिया था। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ लिया था। उसके बाद वी हैव स्टडीड ग्रेविटेशन, देन वर्क पावर एनर्जी, और अब हम लोगों का है लास्ट चैप्टर विच इज साउंड। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने अपने ये चार चैप्टर कवर कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को सारे कंसेप्ट, ठीक है, मैंने आप लोगों को सारे कंसेप्ट प्रॉपरली पूरे एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। ये कॉन्सेप्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं साउंड चैप्टर की, जैसा कि हम लोगों ने अपने सारे जितने चैप्टर्स देखे हैं, ठीक है, तो मैंने उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को एक रिलेशन बताया था कि हाउ दे आर रिलेटेड टू देयर प्रीवियस टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साउंड की तो ये बहुत ही अलग है, ये बहुत अलग टॉपिक है। ठीक है, ये अलग क्यों है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने जितने और भी हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हम लोगों ने मोशन पढ़ा, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, देन हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा। तो वहाँ पे एक ही चीज़ के ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें साउंड की तो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू वेव्स। ठीक है, वेव्स। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों पे चलते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को अच्छे से कवर हो जाए ताकि आप लोगों का कोई भी टॉपिक ऐसे रह ना जाए जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बहुत बेसिक सी, तो अगर हम बोलें तो बेटा यूनिवर्स में अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्स में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और अदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बहुत सारी एनर्जीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, बट हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ ये साउंड वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो समवेयर समहाउ ये जो हमारा वेव, ये जो साउंड और लाइट चैप्टर है, ये जो लाइट कह लीजिए और साउंड कह लीजिए, यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को बहुत ही सिमिलर मैनर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो वही सेम लॉज हमारे लाइट में भी अप्लाई होते हैं और वही हमारे साउंड में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, स्पीड का फर्क है और बहुत और थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ों का फर्क है, बाकी चीज़ें बहुत सिंपल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने साउंड चैप्टर को। तो ये बेसिक सी चीज़ मैंने जो आपको बताई है, होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछता हूँ वो ये है कि व्हाट इज साउंड। अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज साउंड तो आपका क्या जवाब होगा? व्हाट इज साउंड तो आपका क्या जवाब होगा? ठीक है, तो अगर हम लोग देखें साउंड के बारे में, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट 2 मिनट्स अर्लियर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यूनिवर्स में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं विच इज़ मैटर एंड एनर्जी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको इतना तो ज़रूर पता चल गया होगा कि साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
राइट। अब ये एनर्जी का फॉर्म तो है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये होगा कि द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स which creates a sensation of hearing, right, which creates a sensation of hearing। तो साउंड की परिभाषा, साउंड की डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि साउंड क्या होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, ठीक है, यानी कि सुनने की योग्यता आपको प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आया कि साउंड जो है हमारा क्या होगा, व्हाट इज साउंड। लेकिन अब अगर बेटा मैं बात करूं कि अब देखिए अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में बहुत छोटे लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के ही फॉलो अप में हैं, ठीक है, मैं पूरी प्रॉपर एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक। तो जो भी हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे या जो भी हम लोग एग्जाम्पल्स लगाएंगे वो सारे हमारे कैसे होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। एनसीईआरटी से हम लोग बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने एक चीज देखी कि साउंड क्या होता है, ठीक है, साउंड हम लोगों ने देख लिया कि साउंड किसे कहते हैं। अब 2 मिनट अगर हम लोग साइंस को हटा दें, सिर्फ कॉमन सेंस की बात करें जो कि आप लोगों ने डेली बेसिस पे देखा है, 2 मिनट सारी फिजिक्स सारी साइंस हटा दीजिए, तो बहुत सिंपल तौर पे है कि अगर मान के चलिए ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, ये एक ट्यूनिंग फोर्क है, यस, है ना। अब इस ट्यूनिंग फोर्क को क्या करना है कि अगर आप इसको किसी रॉड से या किसी भी ट्यूब से, ये ट्यूब प्लास्टिक की हो कुछ भी हो, कैसा कोई भी एक मेटल रॉड से अगर आप इसको हिट करते हैं, इसको अगर आप हिट करते हैं तो आपको पता है यहाँ से आपको कुछ सुनाई देगा, ठीक है, कोई चीज सुनाई देगी, कोई ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, साउंड, कोई ना कोई साउंड आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आता है, इससे क्या निकल के आता है कि साउंड का जो प्रोडक्शन होता है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करने से होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टरबेंस created upon the medium, ठीक है। यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मीडियम है उसमें हमको डिस्टरबेंस जरूर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि साउंड को बनाने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए हमें क्या जरूरी है, मीडियम जरूरी है, ठीक है। यानी कि मीडियम इज नेसेसरी, मीडियम इज नेसेसरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि हमें सुनने योग्य बनाता है। दूसरी चीज क्या हम लोगों ने देखी कि साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करके, ठीक है। होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। तो इतना तो समझ में आ गया कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए कोई मीडियम का होना जरूरी है और उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करना जरूरी है जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होगी, ठीक है। अब बात आती है मीडियम की, जो मैंने बोला आपसे कि मीडियम में क्रिएट होना चाहिए साउंड। तो इससे क्या समझ में आता है कि साउंड को क्रिएट करने के लिए हमें मीडियम की जरूरत है। तो इससे ये चीज पता चलता है कि मीडियम इज नेसेसरी इन साउंड। अब जो मैंने आपसे बोला था कि लाइट और साउंड थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, वो यहीं पे देखिए सिमिलैरिटी आ जाती है। मैं इस चीज को रद्द कर रहा हूँ,
सिमिलैरिटी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि अगर हम बात करें लाइट की, ठीक है, तो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। लाइट नो मीडियम टू ट्रैवल। अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक। तो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए और साउंड को मीडियम चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको समझाता हूँ ये मीडियम चाहिए और मीडियम नहीं चाहिए इसका क्या मतलब है। एक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक जार की, सपोज मैं यहाँ पे एक जार बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जार बना रहा हूँ और इस जार में मैंने इसको बहुत ही हाईली एयर टाइट कर दिया है, इसके अंदर कुछ नहीं है, प्रॉपर वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी एयर, कोई भी स्पेस, कुछ नहीं होता है, मतलब स्पेस होती है बाकी वहाँ पे एयर और या कोई भी गैस, कोई मटेरियल कुछ नहीं अवेलेबल होता है, एकदम खाली सुनसान होता है। स्पेस मतलब स्पेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं एक बेल को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बेल को कनेक्ट करता हूँ, है ना, एक मैं बेल को कनेक्ट करता हूँ, ये रहा बेल, और दिस इज अटैच्ड विथ स्विच एंड बैटरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा ये बैटरी चालू हो जाएगी, ये बेल चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अब कैसे क्या होगा यहाँ पे देखें, तो जैसे ही मैं इसको स्विच ऑन करूंगा ये बजना शुरू हो जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है तो इसकी साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, नो साउंड, नो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी साउंड अवेलेबल नहीं होगी। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक। तो अभी अगर हम लोग देखें तो साउंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, साउंड क्या होता है, बेसिक्स ऑफ साउंड, साउंड क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, राइट। चलिए ओके, तो अब एक चीज और देखिए, तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ गया, इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक चीज समझ में आ गया कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब अगर आगे बात करें, ठीक, तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, देखिए स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड होती है एयर में, ठीक है। बाकी अलग अलग हैं कि किस में कितनी होती है, ठीक। चलिए
अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग ने ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव को देख लिया, ठीक है। उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट कि हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, साउंड वेव प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम चाहिए होगा, ठीक है। अब दो चार चीजें मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं। यस, चलिए, ओके। तो हम लोग को एक चीज ये समझ में आ गई कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव में हम लोगों ने देखा कि साउंड लीव्स अ मटेरियल मीडियम एंड दैट मटेरियल इज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कि साउंड जो है प्रोड्यूस किससे होता है, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को, दिस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज मीडियम, ठीक है, इज नोन एज मीडियम, ठीक। अब एक चीज और अच्छे से समझ लो, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा है कि साउंड is produced by vibrating object and this vibrating object is medium and this can be either solid, liquid and gas, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ये मीडियम। अच्छा, सबसे ज्यादा जो साउंड ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा अगर हम बात करें किसमें होती है, वो होती है सॉलिड में, है ना। स्पीड ऑफ साउंड इज हाई इन, हाउ हाई इन सॉलिड, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग और थोड़ा अंदर अभी स्टडी करते हैं, ठीक। चलिए, ओके। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव कैसे होता है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, अगर हम
हम बात करते हैं अब प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड निकलती है, ठीक है। तो यस, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड की प्रोडक्शन होती है। तो अब क्या होगा, अगर मैंने बोला कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड की प्रोडक्शन होती है, तो यहाँ पे एक सिस्टम ये समझ में आता है, एक बात ये समझ में आती है कि सर सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साउंड जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होती है, लेकिन सर एक्चुअल में कैसे प्रोपोगेट करती है। कहने का मतलब ये है सर कि जैसे मान के चलिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सोर्स है, ये है सोर्स, सोर्स पॉइंट है, और ये है रिसीविंग पॉइंट, ठीक है, ये रिसीविंग पॉइंट है। तो सर ऐसे कैसे होता है कि अगर मैं इस पॉइंट को हिट करता हूं तो ये मुझे यहाँ पे रिसीव होता है। ये तो आपने बताया कि वाइब्रेट अगर होगा कोई ऑब्जेक्ट तो वहां से साउंड निकलेगी, लेकिन ये साउंड इस इंसान तक, इस रिसीवर तक कैसे पहुंचेगी, या कौन सा ऐसा मेथड फॉलो होगा जिससे हमें ये चीज सुनाई देगी। तो अब देखिए इस चीज को यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, आप सबको पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट में अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हम किसी भी पार्टिकल पे एनर्जी सप्लाई करते हैं या एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, सपोज दैट अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकल है, अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पे एनर्जी पास ऑन करी है, इस पॉइंट को एनर्जी पास ऑन करी है, तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे एक ये अप एंड डाउन मोशन करने लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर सॉलिड पार्टिकल है या मान के चलिए कोई सॉलिड मीडियम है, जो कि मैंने आपसे बोला था कि सॉलिड में सबसे ज्यादा साउंड ट्रैवलिंग होती है ना, सबसे तेज साउंड ट्रैवलिंग होती है। तो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि मान के चलिए अगर यहाँ पे मैंने एनर्जी इसको दी, तो अब ये क्या करेगा, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी जो बनेगी वही ये एनर्जी यहाँ पे इसको पास ऑन करेगा, वो फिर धीरे धीरे वन बाय वन एनर्जी पास होती चली जाएगी, वन बाय वन ये सब पार्टिकल के पास एनर्जी पास होती चली जाएगी। तो एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि जो साउंड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो इस पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से क्या होगा आपको रिसीवर तक ये चीज सुनने के लिए देगी, ठीक है, और रिसीवर पे जाकर के ये चीज पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि सॉलिड मीडियम में सबसे ज्यादा साउंड ट्रैवलिंग तेज इसी वजह से होती है कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे कि ट्रेन की पटरी है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है, तो मान के चलिए अगर रेलवे ट्रैक इतना लंबा सा होता है, आप 1 किलोमीटर की रेंज में खड़े हो जाएंगे, मान के चलिए ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है, यहाँ पे है रिसीवर आर और यहाँ पे है सोर्स एस। तो क्या होगा कि जैसे अगर यहाँ पे हल्का सा भी कोई हम लोग एक टक करते हैं, यहाँ पे मान के चलिए अगर मैं थोड़ा सा भी साउंड यहाँ पे या मान के चलिए इसको थोड़ा सा भी हिट किया है, तो एनर्जी बहुत ही कम टाइम में ट्रैवल होकर के यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये चीज पहले ही हम लोगों ने पढ़ी है कि साउंड बनता कैसे है,
मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करने से साउंड फॉर्म होता है। ठीक, ओके। तो ठीक है, तो ये जो एनर्जी पास ऑन होता है साउंड का, ठीक, इस एनर्जी पास ऑन को हम लोग, ये जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव है, इसको अगर हम लोग स्टडी करना चाहें तो कैसे स्टडी करेंगे? अगर हम लोग इसको स्टडी करना चाहें तो हम लोग इसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं? हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं वेव के फॉर्म में। ठीक है, हम लोग इसको वेव के फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत ही स्टार्टिंग में एक वर्ड यहाँ पे लिखा था, मैंने लिखा था साउंड, और फिर मैंने बोला कि दिस इज रिलेटेड टू द चैप्टर वेव्स। ठीक है, ये तो वेव्स के थ्रू हम लोग इसको विजुअलाइज करके इसकी प्रोपोगेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो जो साउंड एनर्जी होती है ना, या अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल वेव की, मैकेनिकल वेव की, जनरली मैकेनिकल वेव जो है ये यहाँ पे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्सल, ये दो तरह से ट्रैवल करती हैं, दो फॉर्म्स में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि साउंड वेव की अगर हम बात करें तो साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है, साउंड वेव हमारी कैसी वेव है बच्चे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। साउंड इज द longitudinal wave, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है ट्रांसवर्सल के फॉर्म में। अब ये ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल, इसका क्या मतलब होता है? किस तरह से हम लोग इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल है, किस तरह से कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखिए जो लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज हमारी ट्रांसवर्सल फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, अगर मैं लाइट वेव्स की बात कर रहा हूँ तो लाइट वेव्स हमारी किसमें फॉर्म, किस तरह से प्रोपोगेट करती हैं? ट्रांसवर्सल फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस चीज़ों का पता रहे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव कैसी होती है। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसवर्सल वेव की, तो ट्रांसवर्सल वेव, ये मान के चलिए एक्स एक्सिस है हमारी, ये है हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पे कोई पार्टिकल इमेजिन कर लीजिए जो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है और अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब अगर दिस सेंटर इज related or it is connected with the origin of this axis। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह की वेव्स को फॉर्म आउट करेगा। ठीक है, तो ये जो ऐसी वेव्स होती हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये जो वेव्स हैं हमारी, ये कैसी हो जाएंगी? ट्रांसवर्सल वेव्स हो जाएंगी। ठीक है, अब इनको ट्रांसवर्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये
ट्रांसवर्सल जो लाइंस हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ये उसके जैसे दिखती हैं। कैसे? यहाँ पे देखो, अगर मैं ये डॉट ले लूं और ये डॉट ले लूं और इसको एक ही लाइन पे ऐसे मैं कनेक्ट कर दूं, मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं और एक ये दो डॉट्स हैं इनको भी अगर मैं कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ऐसे, तो अब अगर ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये जो ऐसे लाइंस हैं, ठीक है, ये क्या ये आपको ट्रांसवर्स की तरह नहीं दिख रही, ट्रांसवर्सल लाइंस की तरह नहीं दिख रही? ठीक है, तो ये जो लाइंस होती हैं हमारी, ये जो वेव होती है हमारी, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अब आते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क बना दूं, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क आप सबको पता है, ये एक यू शेप्ड मेटल होता है, ठीक है, जहाँ पे जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये आप सबने कहीं ना कहीं टीवी में और कभी अपने स्कूल के फिजिक्स लैब में जरूर देखा होगा। ये ट्यूनिंग फोर्क होता है, ठीक है। अब इस ट्यूनिंग फोर्क को अगर मैं हिट करता हूँ किसी चीज से, मान के चलिए कोई एक मेटल रॉड से ही मैंने उसको हिट किया, तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और यही वाइब्रेशन धीरे धीरे आगे निकल के बाहर की तरफ जाएंगी, तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। ये एक पैरेलल लाइंस की तरह आगे ऐसे बढ़ेंगी, ठीक है। इसीलिए इस टाइप की जो वेव्स होती हैं हम लोग इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज और इसमें समझ के चलिएगा, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें और आती हैं, जहाँ पे इनके बीच का गैप कम होता है, वहाँ जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, सपोज दैट अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट की, जहाँ पे इनके बीच में गैप बहुत कम होगा, ठीक है, तो उस एरिया को हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक। और जहाँ गैप ज़्यादा होता है, अगर मैं बात करूँ इस एरिया की एग्जांपल के तौर पे, तो ये क्या होता है, रेयरफैक्शन। क्या होता है, रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ये दो चीजें, और ये साइमल्टेनियसली इस टाइप से चलते रहते हैं। पहले अगर कंप्रेशन है तो नेक्स्ट हमारा रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन आएगा, फिर रेयरफैक्शन आएगा। इस टाइप से ये आगे मूव करते हुए ट्रैवल करते हैं, ठीक है। होप सो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही कुछ अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन में बताना चाहें या ट्रांसवर्सल वेव में बताना चाहें तो क्या बताएंगे? ये देखिए, ये जो हमारे ऊपर के पॉइंट्स हैं, जो एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और ये जो एक्स एक्सिस के नीचे के पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉफ। ठीक है, समझ में आ रही बात? इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन को जो यहाँ तक खत्म होती है, जो कि ये अगर मैं बात करूं तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ से लेकर के यहाँ पे आके खत्म होती है उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, तो उसको ये जो लेंथ हुई, ये जो एक प्रॉपर लेंथ हुई, हम लोग इसको वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। वेवलेंथ कई जगह हम लोग इसको भी बताते हैं, द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड टू ट्रॉफ। ठीक है, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, बट इजीली समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको इस चीज से समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव को देखा। ठीक है, होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम लोग दो चार चीजों को और पढ़ते हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों को सारी धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करवाता चलूंगा। ठीक है, फाइन। अब देखते स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ऑल्दो साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, बट वी हैव टू स्टडी इट इन अ ट्रांसवर्सल मैनर। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको इससे कनेक्ट करके ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये चीज दिमाग में बनी रहे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अप एंड डाउन मोशन करता है जब इसको एनर्जी मिलती है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब यहाँ पे एक चीज को और अच्छे से समझना कि जैसे ही यहाँ पे ट्रांसवर्सल वेव्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो चीज हुई, ये इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। और इस चीज को हम लोग ट्रॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज हमारी एम्पलीट्यूड होती है, ये आप सबको पता है अच्छे से कि ये चीज हमारा एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड
जहाँ पे एम्पलीट्यूड है ये पूरा जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपका साउंड का डिस्टेंस होगा। सपोज दैट ये सोर्स है और यहाँ पे कहीं कोई रिसीवर होगा। बात समझ में आ रही है? अब आता है कि ऑसिलेशन। अब देखिए बहुत कायदे की बात यहाँ पे समझिएगा। अगर मैं बात करूँ, देखो इस ऑब्जेक्ट को बेटा जब अभी अभी ये कौन सी अपनी पोजीशन पे है, ये है अपनी मेन पोजीशन पे, ठीक है। अब आप समझो, जैसी इसको एनर्जी मिली तो ये एक बार ऊपर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, मान के चलिए ये यहाँ से ऊपर गया इस पॉइंट तक आया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर से फिर नीचे आएगा यानी कि मीन पोजीशन पे आएगा, ठीक। मीन से फिर नीचे और जाएगा जो कि एक्सट्रीम एक और पोजीशन होगी, और फिर यहां से ऊपर आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। यानी कि एक बार मीन से एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से फिर मीन पे, फिर मीन से एक्सट्रीम पे, फिर ओवरऑल मीन पे आया, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये एक बार ऐसे ऊपर गया, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया और फिर मीन पे आया, यानी कि इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि इतने टाइम में इसने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट किया, ठीक, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट किया, यानी कि और इसमें कितना टाइम लगा, मान के चलिए कि एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस को कंप्लीट करता है। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन यूनिट टाइम, इस चीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जनरली हम लोग बात करें कि अगर हम लोग जनरली बात करें बेटा, तो क्या होता है कि एक सेकंड में मतलब एक ऑसिलेशन को बनने में कितना समय लगता है, तो एक ऑसिलेशन की अगर हम बात करें उसको कितना समय लगता है, तो वो चीज हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 1 बाई टी, F इज इक्वल टू 1 बाई टी, ये आपका एक फॉर्मूला हो। इसको अपने दिमाग में अच्छे से रखें, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? होप सो यहाँ तक आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, वो क्या है? अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, तो अब हम बात करते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना। वेव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? वेव वेलोसिटी का मतलब होता है कि द वेलोसिटी ऑफ अ वेव कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। ये अगर हम सिर्फ वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टाइम। तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन अ यूनिट टाइम और इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो ये जो डिस्टेंस है, अब इस फॉर्मूले को देखो, इसकी शक्ल थोड़ी सी अलग होगी। इसकी शक्ल थोड़ी सी अलग क्या होगी मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, वहां डिस्टेंस दी हुई थी, यानी कि वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं बेटा यही होगी, और ये डिस्टेंस किसके फॉर्म में होगी? वेवलेंथ के फॉर्म में होगी, तो यानी कि लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा टाइम, ठीक है, यहाँ पे दे दूंगा टाइम। तो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Vt इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। और एक तरह से और लिखा जा सकता है, एक तरह से इसको हम और लिख सकते हैं, विच इज V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एफ। ये फ्रीक्वेंसी कैसे आया ये आप सबको पता है कि लैम्डा हटा देंगे तो 1 बाई टी बचेगा, और 1 बाई टी का मतलब ये देखो फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। होप सो यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा
देखो जनरली एक क्वेश्चन बच्चों जो आपसे पूछा जाता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। होप सो ये चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी, तो आप इसको जो है मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। यस, तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ हम लोग बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो फाइन, अब एक चीज को देखिएगा बेटा बहुत अच्छे से, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से अक्सर पूछ लिए जाते हैं जिसका हमें आंसर नहीं पता होता है, और या हम लोग ये कह देते हैं कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं। बेटा देखो यहाँ पे हर चीज पढ़ने वाली नहीं होती, कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस लगा के करनी होती है, चीजें पूरी वही है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना होता है, उसके लिए आपको कुछ अलग से लेक्चर देखने की समझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चलिए ये एक टावर है, ठीक है, या वॉल कह लीजिए, टावर कह लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे है सोर्स, ठीक, अब ये साउंड यहाँ पे गई, अब ये साउंड यहाँ पे गई, ठीक है, एक्स डिस्टेंस इसने कवर किया, है ना। ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है बेटा थोड़ा सा इको से, ठीक है, हाँ, इको से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा कि ये साउंड जो है इधर गई, टकराई, और क्योंकि रिसीवर यही है, रिसीवर भी यही है, क्योंकि यही इंसान बोल रहा है, तो ये आवाज ऐसे जा रही है एक्स डिस्टेंस को कवर करते हुए। अब ये ऐसे जाएगी और वापस इसी पाथ पे रिटर्न होगी, यानी कि एक्स गई और एक्स वापस आ गई, ठीक है। और मान के चलिए इसको टाइम, टोटल टाइम बेटा इसका मैं बता रहा हूँ, टोटल टाइम इसका टी लगा, टाइम टी, टाइम टेकन समझ लीजिए, ये टाइम टेकन टी लगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि वेलोसिटी क्या रही होगी साउंड की, ठीक है, तो आप ये चीज कैसे निकालेंगे, देखिए v इज इक्वल टू 2x बाई टी करके। अब ये 2x बाई टी क्यों करेंगे, ये इस वजह से करेंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस काउंट होगी, ठीक, क्यों, क्योंकि सर ये ऐसे गया है और ऐसे वापस आया है, तो टोटल डिस्टेंस, या इसको आप वेलोसिटी की जगह स्पीड दे दो, नहीं तो आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज कर जाओगे सर अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, तो कायदे से तो ये चीज ये पोर्शन जीरो हो जाना चाहिए, बट इट्स ओके, यहाँ पे कोई ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। तो s इज इक्वल टू 2x बाई टी, ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, ओके। अब एक कॉन्सेप्ट ये और भी जगह यूज होता है ना, ये कॉन्सेप्ट एक जगह और यूज होता है, वो होता है कॉन्सेप्ट हम लोग का सोनार में, ठीक है। अब ये सोनार क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ इको पे ही बेस है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सोनार किसे कहते हैं सर, सोनार, सोनार देखो लिखा कैसे है, सोनार लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने कैपिटल्स में इसको इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके। बेटा इसका नाम होता है साउंड,
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये अगर आप देखिए तो ये चीज हमारी सोनार फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होता है देखते हैं। एक्चुअली में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कोई एक ये बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक। अब यहाँ पे कोई शिप ट्रैवल कर रही है, ये कोई शिप है, ये ट्रैवल कर रही है ना, ये शिप ट्रैवल कर रही है। अगर हमें इसको अगर इसको पता लगाना हो कि कितनी डेप्थ है, ठीक, कितनी डेप्थ है, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे एक होता है ट्रांसमीटर और यहाँ पे एक होता है रिसीवर। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे एक साउंड वेव्स को भेजते हैं, ये साउंड वेव जमीन से टकराता है और फिर जितनी देर में ऊपर आता है ना, यानी कि ये चीज जाने का पाथ हुआ, ये चीज आने का पाथ हुआ, और जो टाइम लगा उससे ये यही s इज इक्वल्स टू 2x/t का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से ये क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है या कितनी डेप्थ है। समझ में आ रही है मेरी बात, यहाँ से इसको डेप्थ वगैरह का अंदाजा लग जाता है, ठीक। तो यहाँ से आई होप सो आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब इससे क्या होता है कि कभी कभी बहुत, जैसे मान के चलिए बीच में यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ी चट्टान है, तो ये तुरंत ही यहाँ पे जाएगा, चला आएगा, तो इससे अंदाजा लग जाता है कि इतने कम टाइम में आ रहा है, इसका मतलब कि जो चट्टान है वो बहुत ज्यादा, मतलब या जो डेप्थ है वो बहुत गहरी नहीं है, नीचे कुछ ना कुछ जरूर है, तो इससे ये भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का भी यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक होप सो आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने चीजों को कवर कर लिया है, ठीक है। देखिए आज का लेक्चर जो मैंने आप लोगों को समझाया है ना, ये मैंने बहुत एक सिंपल सा लेक्चर आप लोगों को समझाया है, ठीक है। अभी जब मैं जो और लेक्चर्स आपके साउंड के ऊपर लूंगा, ठीक है, तो वो मैं प्रॉपरली एक बार आपको एनसीईआरटी में कुछ चीजें मार्क करा दूंगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीजें बनी रहें। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा था बेटा फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम होता है, ये आप सबको पता है, इसका यूज होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी को बेटा कभी कभी लोग इससे भी शो कर देते हैं, इसको न्यू बोला जाता है, न्यू, है ना, इसका। तो ये 1/t अगर ऐसे लिखा होगा तो इसको वेलोसिटी से मत कंफ्यूज करना, ठीक है। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हमारी हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक। तो अब क्या होता है, हर्ट्ज जो है हम लोगों का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेटा, आज के लेक्चर में क्या क्या हम लोगों ने चीजें देख ली। हम लोगों ने साउंड के बारे में, साउंड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, प्रोपोगेशन कैसे करता है, वेव किस तरह से पास ऑन होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। सोनार का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी हम लोगों ने आज कवर कर लिया, है ना। अब इससे दो तीन चीजें और यहाँ पे आएंगी, ठीक, वो धीरे धीरे मैं आप लोगों को जो है क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम ना फंसे, किसी भी चीज में ना फंसे। अच्छा एक चीज, चलिए अब ये टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया ही है सोनार वाला, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता करके आपका ऑलमोस्ट चैप्टर में एंड करता हूँ, ठीक है। अभी देखो ऐसा है कि अभी जो मैंने आज जो आप लोगों को ये जो लेक्चर सीरीज, ये जो मैंने आज वीडियो आप लोगों को लिए बनाई है, ये एक मैंने प्रॉपर जनरल ओवरव्यू दिया, प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस भी करेंगे इस टॉपिक की, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको एक एक चीजें पूरी तरह से क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप सो ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ये एक रिवीजन पर्पज से है कि आप इसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ये है कि मोटा मोटा मैंने पूरा आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया साउंड का, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो चीज यूज हो रही है, क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है
किसी एक मतलब किसी के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि सर ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से लड़ के ऐसे आ रहा है, मतलब सर ये ऐसे जा रहा है और इसको हिट कर रहा है और हिट करके वापस आ रहा है, सर ये तो रिफ्लेक्शन की तरह दिख रहा है, सर रिफ्लेक्शन की तरह दिख रहा है। हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है ना। जिस तरह से आप क्या करते हैं, देखिए समझिए, जिस तरह से लाइट रेज में रिफ्लेक्शन होता है बेटे, सेम उसी तरह से साउंड वेव्स में भी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जिस तरह से लाइट रेज में होता है रिफ्लेक्शन, उसी तरह से साउंड वेव्स में भी रिफ्लेक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप कभी भी क्या करिए कि जैसे मान के चलिए ये सरफेस है और हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे मोबाइल में, अगर हम लोग कोई मोबाइल में गाना लगाएं, और वैसे तो हम लोग को नहीं सुनाई देता ठीक से, लेकिन इसको थोड़ा सा सरफेस के पास लेके जाए तो क्या होगा, यहाँ से मान के चलिए साउंड वेव निकलेगा, ऐसे हिट करके ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बेटर और थोड़ा सा ज्यादा सुनाई देगा एज कंपेयर टू नॉर्मल हियरिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स भी एग्जिस्ट करता है। ये बिल्कुल जिस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, सेम उसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आप लोगों को सबको समझ में आ गई बच्चे, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेटा बहुत सारी चीजें बेस हैं। ठीक है, आप लोगों का जैसे हम लोग जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो भी है। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसके बाद बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चमगादड़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारे बैट्स होते हैं, ठीक है, बैट, ठीक, खेलने वाला बैट नहीं, चमगादड़, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको रात में तो दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या करते हैं, एक साउंड वेव को जो है, साउंड वेव को वो लोग भेजते हैं, और वो साउंड वेव टकरा करके जितनी देर में आती है, उतनी देर में उनको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी उनसे दूर है, वो ऑब्जेक्ट पास में है कि दूर में है, ये चीज उनको इस टाइप से पता चलती है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, दूरी का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगेगा। आई होप सो आज मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपके कवर कर दिया है। ठीक है, तो अब जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, जिसमें मैं एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें आप लोगों को मार्क करा दूंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चे। ठीक है, और हाँ, रही बात एक्सरसाइजेस की या आपके इंटेक्स क्वेश्चन की, आपके जो सॉल्व एग्जाम्पल की हैं उनसे रिलेटेड बेटा मैं वीडियोस आपको बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो मैं वीडियोस आप लोगों को, अब उसके लेक्चर वीडियोस आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।